हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्ते, गुड इवनिंग। आज इस लॉकडाउन के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सीबीएसई का क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड है। और ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों इंटरेस्टिंग चैप्टर है? क्योंकि ये चैप्टर से ही हम लोगों को रियलिटी यानी मनी और लॉन एक्टिविटीज और बैंक उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है। और इसी चैप्टर के साथ साथ हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह का क्रेडिट फायदेमंद है, किस तरह का क्रेडिट नुकसान के लिए। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। और इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर के अंदर इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड और इसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। ओके, मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर का नाम क्या है? मनी एंड क्रेडिट। इस चैप्टर में जैसे देखो, एसएसटी पढ़ने का सुपर और सबसे अच्छा तरीका है कि एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको एसएसटी पढ़ने का। ये ना केवल फॉर्मूला एसएसटी में बल्कि कंप्यूटर के अंदर भी आपको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले जो जैसा नाम है वही उसका काम है, ये ध्यान रखें। और दूसरी चीज, एसएसटी पढ़ने के लिए हम लोगों को जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चंस को समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है। तो उसका फायदा ये होगा कि हमारे कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो सारे के सारे आंसर्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे हमारे। ठीक है। और यही चीज सीबीएसई चाहती है, यही चीज आरबीएसई चाहती है, यही चीज सी चैट चाहती है। ठीक है। तो मनी मीन्स पैसा। और पैसा किस तरह का पैसा? पुराने जमाने से लेके अब तक का पैसा। क्रेडिट मीन्स लोन, जो पुराने जमाने से लेके अब तक का लोन। ये सारे सिस्टम इस मनी और क्रेडिट के अंदर पड़ते हैं। लेकिन बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले क्या है? तो पढ़ने वाले जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर वन, डबल कोइंसिडेंस। क्या है? डबल कोइंसिडेंस। दूसरा क्या हम पढ़ने वाले हैं? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या पढ़ने वाले हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी या मनी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी या मनी। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बैंक। बैंक के अंदर आरबीआई के रूल्स एंड फंक्शंस, ये जो सीबीएसई के हिसाब से या बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है वो। फिर है डिमांड डिपॉजिट्स। फिर हम लोग पढ़ने वाले चेक। फिर उसके बाद आता है लॉन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट, जिसके टू पार्ट्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ने वाले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के। फिर हम लोग पढ़ने वाले टर्म्स ऑफ क्रेडिट, डेब्ट ट्रैप और एसएचजीएस के बारे में पढ़ने वाले। यानी हम लोग इस पूरे टॉपिक में एसएचजीएस के बारे में पढ़ने वाले। यानी इस चैप्टर के अंदर अगर हम लोगों का ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोगों को ये चैप्टर इजी वे में आ जाएगा। मैंने इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड ही स्टार्टिंग में क्यों लिया? वैसे तो मैंने डेवलपमेंट चैप्टर क्लियर किया है, नहीं किया तो मैं उसका रिवीजन वीडियो भी आपको दे दूंगा बहुत जल्दी। और उसके साथ साथ क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स समझ में आ गई तो ऑटोमेटिकली हमारी सेविंग्स भी हो जाएगी, हमारी ज्योग्राफी भी हो जाएगी और हमारी हिस्ट्री भी हो जाएगी। वो कहते हैं ना, इकोनॉमी जब अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आती है डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस मतलब ये होता है कि एक होता है इंसिडेंस यानी इत्तेफाक। अब इत्तेफाक के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो चाहते हैं वो हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इत्तेफाक। कि अरे यार, मेरे को वहां जाना था, वो हो गए, ये हो गया इत्तेफाक। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो हम चाहते हैं कि सामने वाले का भी ये हो, तो वो क्या हो गया? डबल इत्तेफाक यानी डबल कोइंसिडेंस। तो पुराने जमाने में क्या था कि ये लोग इस तरह के डबल कोइंसिडेंस करते थे। सपोज दैट मुझे एक मोबाइल चाहिए और सामने वाले को भी अगर उसको नीड हो कि उसको लैपटॉप चाहिए, तो मैं उस सामने वाले पे जो मोबाइल वाले की दुकान पे गया या अपने दोस्त के पास गया कि भाई यार तुम मोबाइल देते, मेरे को नीड है। तो उसने भी क्या किया कि बोल दिया मेरे को कि मैं मोबाइल तो दे दूंगा लेकिन मुझे जो आपका लैपटॉप चाहिए। अब दोनों की नीड सेम हो गई। जब नीड सेम हुई तो क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ और उसको हम लोगों ने डबल कोइंसिडेंस कर दिया। अब इसमें डबल कोइंसिडेंस से प्रॉब्लम्स क्या है? डबल कोइंसिडेंस में जो प्रॉब्लम्स आई वो प्रॉब्लम्स ये है कि कई बार दोनों की नीड सेम नहीं होती। कई बार नीड सेम नहीं होने की वजह से क्या होता है कि दोनों को अलग अलग एक्सचेंज करना पड़ता है प्रोडक्ट को। तो ये क्या हो गया? डबल कोइंसिडेंस। तो इस डबल कोइंसिडेंस को खत्म करने के लिए क्या किया? बार्टर सिस्टम। सीबीएसई के एग्जाम्स में क्या आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल कोइंसिडेंस? different thoughts में होके same thoughts of the person is known as double coincidence। प्रॉब्लम्स के बारे में भी पूछा गया जो मैं इस वीडियो के नोट्स के साथ आपको दे दूंगा। इस वीडियो में मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके नोट्स दे दूंगा जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा इसके पूरे सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट के
जगह पे दूसरा प्रोडक्ट दे दो। सपोज दैट मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आप मुझे इस प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट दे दो, इसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू द अदर गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज से जाने से पहले हम लोग बात कर लें कि इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कई तरह की चीजें आती है। जैसे बार्टर सिस्टम में हमने पढ़ा कि किसी चीज के बदले लेके दूसरी चीज ले लेना, तो जरूरी नहीं कि मनी ही उसको ले ले। जैसे मैंने चावल लेना है तो उसके बदले मैंने गेहूं ले लिया, और किसी को अगर क्या बोलते हैं कैप चाहिए तो उसके बदले उसने टी शर्ट ले लिया, तो ये क्या है? बार्टर सिस्टम। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है मनी का, फिर आता है करेंसी का। अब आप सोचोगे कि ये मनी और करेंसी तो दोनों सेम ही है, लिखा कैसे? मनी और करेंसी सेम है, राइट है, लेकिन मनी एक बहुत कुछ पेपर नोट्स भी हो सकते हैं, चेक भी हो सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी हो सकते हैं। करेंसी के अंदर हो सकता है कि एफडी हो गई, या किसी का प्रॉपर्टी हो गई, या किसी का कोई कॉइन्स हो गए, कोई गोल्ड का कॉइन हो गया, कोई सिल्वर का कॉइन हो गया, ये चीज हो गई मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या होती है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में जो चीजें आती है वो आती है नंबर वन कॉइन्स। हम लोग कॉइन्स को ले सकते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी के अंदर। नंबर टू इसमें आती है पेपर नोट, जो आजकल हमारा चल रहा है पेपर नोट, ठीक है। नंबर थ्री इसमें आती है प्लास्टिक नोट। अब आप सोच रहे हो पेपर नोट और प्लास्टिक नोट क्या चीज होती है? प्लास्टिक नोट मतलब होता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, वो होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये क्या हो गया? प्लास्टिक नोट। फिर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं पता? चलो ठीक है, ये हो गया चेक। क्या हो गया? चेक। फिर और क्या हो सकता है? आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो ऑनलाइन पेमेंट मोड भी हो गया। ये क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हो गया। अब इसमें ये भी है कि क्या पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है? क्या हम लोग पैसों से सब कुछ कर सकते हैं? नो, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए एक पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जिंदगी को चलाने के लिए पैसा जरूर चाहिए। अब उसकी जिंदगी को चलाने के लिए पैसा जरूर चाहिए, तो ये पैसा कहाँ डिपॉजिट करते? पुराने जमाने में तो क्या था, ठेकेदार थे, जमींदार थे, वो लोग क्या करते थे? इन पैसों को इकट्ठा करके यूज करते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या है? पैसों को ये लोग क्या करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। तो बैंक में जमा करने के लिए सबसे बड़ा बॉस कौन है? वो है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या आता है? राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या फंक्शंस करता है? आरबीआई क्या करता है? दूसरे बैंक को अप्रूवल देता है ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, रेपो रेट, रिवर्स रेट, क्या बोलते हैं उसको, एसएलपी रेट, ये सारी रेट्स डिसाइड करता है, जिसमें क्रेडिट की या लोन की या इंटरेस्ट की रेट जो भी है वो डिसाइड करता है। आरबीआई बैंक को ऑर्डर देता है कि किस तरह से जीडीपी को ग्रोथ में लाना है, किस तरह से कैसे लोन एक्टिविटीज करनी है, कैसे कैसे अपना बजटिंग बनाना है, ये सारे फंक्शंस आपको आरबीआई देता है, ठीक है। अब बैंक क्या करता है? फिर बैंक के फंक्शंस क्या है? दोनों के अलग अलग फंक्शंस है। अब बैंक के फंक्शंस क्या क्या है? आपको शायद पता है बैंक के फंक्शंस क्या क्या है। वो हमसे पैसों को लेता है, मतलब हम लोग हमारे पास, अगर मैं बैंक की बात कर दूं तो बैंक के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स खुलवाते हैं। अब कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है? नंबर वन, हमारा करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट मतलब क्या होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका रेगुलर अकाउंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? करंट अकाउंट खुलाएंगे। दूसरा क्या है? हम लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं। अगर कोई छोटी सी सेविंग है तो उसके लिए क्या करते हैं? सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तीसरा क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट हमारे से अकाउंट होता है। अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? जो पैसा एक फिक्स्ड अमाउंट है और फिक्स्ड टाइम के लिए हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया। फिर फोर्थ क्या है? आरडी अकाउंट, यानी हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? आरडी अकाउंट खोल दिया। अब बैंक क्या करता है? ये नंबर वन, ये हमसे सारी की सारी चीजें लेता है और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंटरेस्ट लेता है। करंट में आपको बहुत ही माइनर 1% या 2% लोन मिलता है, ठीक है। सेविंग में आपको 5 या 4% लोन मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको मुश्किल से 8% या 9% मिलता है, और आरडी में आपको कुछ मिलता ही नहीं है, लगभग 2% मान के चलो मिलता है। तो ये आपको क्या करते हैं? उसके बदले इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो आप सोचे होंगे कि फिर बैंक का क्या उसमें रोल है, बैंक इसमें कैसे फायदा उठाता है? क्योंकि ये भी एग्जाम में आने के लायक है कि बैंक है जो किस तरह से अपनी एक्टिविटीज करके अपने पैसों का जुगाड़ करता है। तो कैसे करते हैं? तो बैंक है जो क्या करते हैं? इनसे हमारा पैसा ले लिया, और पैसा लेने के बाद यही चीज उसको लोन में दे दी, और लोन में देने के बाद हाई इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा ले लेता है। जिससे क्या होता है? ये क्या होता है? बैंक पैसा कमा लेता है। दूसरी चीज क्या करता है? ये म्यूचुअल फंड में डाल देता है, ये शेयर मार्केट में डाल देता है। जरूरी नहीं कि हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो ऑन द स्पॉट हमारे पास बैंक दे देगा। आपको याद हो, अगर बाय द वे आपको बैंक में 25 लाख रुपए चाहिए, बैंक सीधा बोल देगा कल आके लेके जाना। क्यों बोलता है? क्योंकि इतना अमाउंट अमाउंट उसके पास नहीं होता, क्योंकि वो क्या करता है? अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर देता है।
अब उसी को जो हम लोगों ने ये पैसा जमा करवाया, अब जरूरत तो पड़ेगी, जैसे मैंने पैसा जमा करवाया तो मुझे तो जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं क्या किया, बैंक में गया, बैंक में जाने के बाद बस एक स्लिप भरी और स्लिप भर के पैसा निकाल दिया। तो जो स्लिप भरी और वो पैसा निकाला उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, डिमांड डिपॉजिट्स। क्या बोल दिया, डिमांड डिपॉजिट। शुरुआत में मैंने क्या बोला था, जो जिसका नाम है वही उसका काम है, तो डिमांड डिपॉजिट, डिमांड कर रहा हूं मेरे डिपॉजिट की। we have demand for the deposit money is known as demand deposit, यानी उसके लिए मैंने डिमांड की पैसा जो जमा है उसको बाहर निकालने, उसको क्या बोला मैंने, डिमांड डिपॉजिट। फिर हमने क्या किया, चेक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चेक। चेक जो बैंक हमें प्रोवाइड करवाता है, और बैंक उसी को प्रोवाइड करता है जिसका बैंक में खाता हो, ठीक है, और वो पर ईयर उसका चार्ज भी लेता है। अब चेक क्या है, चेक इज द पेपर नोट जिसमें बैंक अपने ऑथराइज, ये एक इस तरह का चेक है, आपके घर में भी होगा, चेक कर लेना। यहाँ पे डेट लिखी होती है खाली, यहाँ पे जिसके नाम से चेक जाएगा, यहाँ पे उसकी करेंसी लिखी होती है, यहाँ उसके वर्ड्स में यानी शब्दों में उसका लिखा होता है, यहाँ उसके अकाउंट नंबर लिखे होते हैं, यहाँ बैंक के कुछ कोड लिखे होते हैं जिसमें एक IFSC कोड होता है, बैंक का कोड होता है और एरिया का कोड होता है, और यहाँ पे जो होता है वो सिग्नेचर्स होते हैं जो भी खाता धारक होता है, और जिसको चेक देना है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, चेक। ये चेक के बारे में एग्जाम पूछा गया कि डिफाइन चेक विद द फीचर्स ऑफ, तो उसके लिए हमें इस तरह का चेक के बारे में देखना पड़ेगा। इसके सारे नोट्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको इजी वे में समझ में भी आ जाए और आप नोट्स बनाने के भी लर्न कर लें। इसके या तो मैं नोट्स दे दूंगा या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा। अब कैसा, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब लोन एक्टिविटीज में बैंक में क्या करती है, वो फॉर्मल तरीके से लोन देती है। अब फॉर्मल तरीके से लोन देके क्या करती है, वो हाई इंटरेस्ट रेट लेती है। जैसे मेरे को किसी भी तरीके का लोन ले लिया तो मैंने क्या किया, हाई इंटरेस्ट रेट उसको देना पड़ा, या फिर कोई चीज गिरवी दे दी, तो उससे क्या होगा, ये लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक चलती रहती है। अब उसमें पॉइंट आता है कि व्हाट इज क्रेडिट। क्रेडिट क्या चीज होती है, क्रेडिट मीन्स होता है कि बोरोवर और लेने वाला और देने वाला, उन दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज होता है कि हम लोग एक फिक्स टाइम पे लोन को लेंगे और फिक्स टाइम पे लोन को चुकत करेंगे, और अगर नहीं करते तो उसके लिए हम लोग एक सिक्योरिटी तौर पे कुछ देते हैं, वो उसको रख देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट। ठीक है, तो उस क्रेडिट में एक वर्ड आया कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी। अब कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है, जब हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोग कुछ चीजें जैसे सोना हो गया या जमीन होगी गिरवी रखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी। ये आपका आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर। तो क्रेडिट, क्रेडिट समझ में आ गया कि बोरोवर और डेब्टर और क्रेडिटर दोनों के बीच में जो भी कॉम्प्रोमाइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट। अब यहाँ क्रेडिट जो है वो दो तरीके का होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन क्रेडिट एंड राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल क्रेडिट एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। अब फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट की बात करें, इसमें आप कर लो, ये एग्जाम में इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ये हो गया सब आपका फॉर्मल क्रेडिट और ये हो गया आपका इनफॉर्मल क्रेडिट। कुछ नहीं करना, एग्जाम में आ जाए तो इस तरह से आप ड्रॉ करके आप इस तरह से आपको लिखना है। फॉर्मल क्रेडिट में क्या है, इसमें आरबीआई द्वारा या आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक के द्वारा हम लोग लोन लेते हैं। आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक है जो, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं या क्रेडिट लेते हैं। और इसमें क्या होता है, ये इसमें हमारा कोई भी रिलेटिव हो गया या फिर कोई भी जमींदार हो गया और या फिर कोई भी फ्रेंड्स हो गया, इससे हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ आरबीआई के जरिए लिया तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी फिक्स होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने फ्रेंड से, रिलेटिव से या फिर जमींदार से लिया तो क्या इंटरेस्ट रेट हाई होगी, फिक्स होगी या नहीं होगी, तो क्या होगी, हाई होगी इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, थर्ड, इसका आरबीआई से लिया है तो एक कुछ फिक्स टाइम है टर्म्स में, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, और इसका नो फिक्स टाइम, कोई टाइम नहीं है। ठीक है, इसमें टाइम फिक्स होने के साथ साथ सिक्योरिटी भी है और इसमें नो सिक्योरिटी, मतलब आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, इसमें कोई सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अब फॉर्मल एंड सोर्स ऑफ क्रेडिट होने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि क्या क्रेडिट लेना हमारे लिए अच्छा है, क्या हम लोग लोन लेना अच्छा है। ये क्वेश्चन भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रेडिट किस तरह से आपके फायदेमंद है और क्रेडिट किस तरह से आपके नुकसानमंद है। क्रेडिट फायदेमंद ऐसे है कि क्रेडिट से लोगों को जॉब मिल जाती है, जॉब मतलब वो बेरोजगार थे वो रोजगार मिल गए, उन्होंने दुकान खोल ली, बाय द वे सक्सेस हो गई, बहुत अच्छा चल गया।
कई ऐसे आजकल के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन क्रेडिट से ही अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे विजय माल्या की बात कर ले तो विजय माल्या टॉप पोजीशन पे कैसे पहुंचा, लोन ले लेके सारा पहुंचा। ठीक है, भले ही वो आज विदेश में बैठा हो। अब वो ये क्या है, इसके सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। बाय द वे अगर धंधा नहीं चला, बिजनेस नहीं चला तो क्या हुआ, धीरे 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 डाउन हो गया, और उससे क्या हुआ, उससे क्रेडिट इंटरेस्ट बढ़ता गया, वो क्रेडिट नहीं चुका पाया। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट लेने से फायदा भी और डिसएडवांटेजेस भी है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट नाम क्या बोला, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब होता है कि कितने टाइम तक आप उसको टर्म्स ऑफ क्रेडिट देना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या आता है, एक कोलेटरल सिक्योरिटी है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या आता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आता है कोलेटरल सिक्योरिटी। दूसरा आता है टाइम, कितने टाइम में आप रीपेमेंट करोगे, टाइम ऑफ रीपेमेंट। तीसरा आता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगी, ये क्या होगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। यानी जब क्रेडिट हम लोग किसी को देते हैं, लोन देते हैं, तो उसमें कितना टर्म्स लिखा जाता है, कितने शर्तें लागू होती है, उसको बोलते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट। डेप्ट, डेप्ट क्या होता है कि जब लोन हम लोग लेते हैं तो उसका बहुत ज्यादा भार बढ़ जाता है हमारे ऊपर, और धीरे धीरे हम लोग दिवालिया घोषित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डेप्ट, डेप्ट। ठीक है, लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एस एच जी एस, एस एच जी एस। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के अंदर एस एच जी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यानी आजकल क्या है, कुछ लेडीज है जो घरों के अंदर ही, जरूरी नहीं लेडीज, किसान लोग भी घरों के अंदर अपनी गली नुक्कड़ के अंदर जितने भी आसपास की लेडीज है वो सारे मिलके कुछ अमाउंट इकट्ठा करते हैं, और वो कुछ अमाउंट इकट्ठा करने के बाद बैंक में जाके जमा कर लेते हैं, और जब किसी भी लेडीज को जरूरत होती है तो वो उस एसएचजीएस ग्रुप के थ्रू बैंक है जो उनको लोन के तौर पे पैसा देता है कम इंटरेस्ट रेट में। तो वो क्या हो गया, एसएचजीएस ग्रुप। और यही एसएचजीएस ग्रुप आगे बढ़ के किसी भी गरीब इंसान की मदद कर लेता है। सेम एज इट इज किसान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपके बुक में दिया हुआ है, सेम एज इट इज यही काम करता है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपके इस पूरे टॉपिक में, और ये सारे टॉपिक आपके पूरे चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू।